यस सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। किस किस की मैसेज आए हैं, मेल आई है मेरे पास। मैं अभी शेयर करके दिखा देता हूँ, स्क्रीन शेयर करके। एक अभिषेक का आया है और हर्ष का आया है। देखिए अभिषेक, हर्ष, ये आपका नहीं है, ये हर्ष का, अभिषेक का कल आया बस। विजय वर्मा का कुछ आया है, प्रैक्टिकल 1 और प्रैक्टिकल 3। ठीक है, इतने मेरे पास आए हैं ना। आस्था का कोई आया है। दूसरी ईमेल आईडी ये है जिसमें किसका आया है, जिसमें शिवम का आया है बस। चलिए तो किसका सर मेरा भी है नीचे। कहाँ है? कौशल, सौरभ नीचे गुप्ता। सबसे नीचे सी में। अच्छा अच्छा नहीं, अच्छा। जी सर। तुमने कुछ अपडेट सर करके और नहीं सर, भेजा? कुछ किया है और हाँ सर अभी नहीं, लेकिन सर उस वाले में, हाँ सर वो व्हाट्सएप वाले में भेज दिया था सर, आपके उसमें पर्सनल व्हाट्सएप पे। अपडेट करके? सेकंड और फोर्थ दोनों सर। हाँ सर थोड़ा अपडेट किया है सर, बाकी अभी फुल अपडेट नहीं किया है सर, अभी सेकंड वाला। किसी तुम्हारे वाले को ही डिस्कस कर लें। जी सर। प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिस, ये तो आपने वो लिख दिया, ये तो मैंने भेजा है ना। आपने प्रैक्टिकल 3 भेजा है। सर के सर भेज रहे हैं सर। तो छोड़ दो, शिवम का डिस्कस कर लेते हैं। ये रिपोर्ट एम लिख लो या ऑब्जेक्टिव लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये हिस्टोग्राम हो गया। ये बेटा जैसे स्क्यूनेस और कर्टिसेस निकाला है आपने, यहाँ भी स्क्यूनेस दिखा रहे हैं और यहाँ भी स्क्यूनेस दिखा रहे हैं। तो क्या दिखाना चाह रहे हैं? एक टेबल कटनी नहीं चाहिए रिजल्ट्स में आपके, उसमें जो आप सबमिट करेंगे फाइल, उसमें टेबल सारे कटनी नहीं चाहिए। तो टेबल को एडजस्ट कर लिया करो एक्सेल में, उसमें एसपीएसएस में। जब लंबी बड़ी टेबल हो ना, या तो कुछ कॉलम डिलीट कर दो, दो दो अलग अलग, जैसे लंबा कॉलम, बड़ी को टेबल है, तो आप क्या करो, म्यूट कर लो बेटा। मिनिमम मैक्सिमम मीन स्टैंडर्ड डिवीजन एक टेबल में कर लो, और मतलब दो टेबल ऐसी एक साथ जैसी एक प्रोग्राम 2 बार रन करो। कुछ कॉलम एक में से डिलीट कर दो, बाकी कॉलम दूसरे में से डिलीट कर दो, और दो कॉलम, दो टेबल अलग अलग दिखा दो। ठीक है। और जब यहाँ पर हमने पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, व्हाट इज द व्हाट कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट पास्ड, तो स्टूडेंट पास कितने हैं, 80% पास है, तो प्रोबेबिलिटी जब लिखेंगे तो परसेंटेज का साइन नहीं लगाएंगे यहाँ। यस सर। और फिर उसके बाद हमने पूछा कि क्वार्टाइल क्या है, तो बेटा आपने क्वार्टाइल नहीं निकाले हैं, यहाँ पर केवल परसेंटाइल निकाले हैं आप। ठीक है जी। तो क्वार्टाइल भी निकालने हैं, निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर निकल आए। ठीक है। फिर उसके बाद आपका है टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी और टू गिव द रीजन टू बिलीव दैट द एवरेज मार्क्स इज ग्रेटर देन 50। तब आपने, अच्छा ये आ गया। चलो पहले आपने ये बहुत अच्छा किया कि स्क्यूनेस और कर्टिसिस को भी आपने टेस्ट किया कि ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, ये अच्छा किया है। लेकिन आप क्या लिखो करोगे इसमें, स्क्यूनेस एस के इक्वल टू दिस नेगेटिव स्क्यूड। ठीक है, ये आपने दिखा दिया नेगेटिव स्क्यूड है। नल हाइपोथेसिस दिस अगेंस्ट अल्टरनेट हाइपोथेसिस दिस, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आर डिफाइंड एज दिस, गुड, दिस ये कैलकुलेटेड वैल्यू जेड अल्फा बाई 2 टैबुलेटेड। आप इसे यहाँ भी मतलब, वैसे ये भी लिखा है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस तरह से भी लिख सकते हो टैबुलेटेड जेड अल्फा, या जेड अल्फा बाई 2, मतलब यहाँ पर आप लिखेंगे ना जेड, Z 0 पॉइंट अल्फा की जगह आप अपने अल्फा की वैल्यू रखो, यानी कि आप क्या लिखो यहाँ पर सीधा
0.5 एक मिनट, इसमें वर्ड है ये, अच्छा वर्ड में क्या, और मतलब आप लिख सकते हो जेड, एक मिनट रुको मैं इसे सेव कर लेता हूँ पीडीएफ में, फिर दिखा दूँ। यहाँ पे बेटा आप लिखोगे Z 0.025 इक्वल टू 1.96। इसका मीनिंग यही हो गया कि आपका ये टैबुलेटेड वैल्यू है जब आप Z 0.025 लिख रहे हो। जब आप केवल Z स्टैटिस्टिक लिख रहे हो, Z या Z कैलकुलेटेड लिख रहे हो, तो वो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होगी, ठीक है। तो टैबुलेटेड लिखने की जरूरत ही नहीं है, और ये ओके भी सर। लिखने, जब ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, अल्फा मतलब इसमें सब कुछ आ गया, ठीक है। तो या ये लिख सकते हो क्रिटिकल वैल्यू, यहाँ पर अगर लिखना है तो क्रिटिकल वैल्यू लिख लो, क्रिटिकल वैल्यू Z इतना इज दिस। तो इफ यहाँ पर जब तो आप डिसीजन ले रहे हो, सो वी फेल एच नॉट, ठीक है। जब आप डिसीजन ले रहे हो तो यहाँ पर इफ नहीं लिखोगे। अब आप यहाँ पर सीधे, ये तो ये है कि एक आप कंडीशन बता रहे हो, इस चीज को आप कब लिखोगे, जब आप अगर प्रोसीजर में लिखना चाहते हो तो आप इफ ये कंडीशन होगी तब हम एक्सेप्ट करेंगे रिजेक्ट करेंगे, वहां पर लिखोगे। यहाँ पर तो आप सीधे इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, तो आप यहाँ पर सीधे लिखोगे कि हेयर mode of Z calculated is equal to 0. कितना है, माइनस 0. मोड आ गया तो 0 पॉइंट आ जाएगा 649 which is less than 1.96। so we so we fails to h naught नहीं आएगा, so we fails to h naught का क्या मतलब है, so we fails to reject h naught, यस सर, यस सर। so we fails to reject h naught and conclude that skewness, coefficient of skewness is not significant, is equal to सेम नहीं लिखते हैं इसमें, हम लिखते हैं कि उसका उल्टा, कि मतलब हम फेल नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेट जीरो ही है वो, उस जीरो से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली डिफर नहीं है। एग्जैक्टली जीरो नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे कि यहाँ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज जीरो, नहीं, ये लिखेंगे यस दैट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज नॉट सिग्निफिकेंटली डिफर देन जीरो, या तो ये लिखेंगे, या कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज नॉट सिग्निफिकेंट, ये लिखेंगे, ठीक है। ओके सर। समझ में आ गया ना सबको, दैट यस दिस इज बेटा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो हैं ये जरूरी हैं, और इंटरव्यूज वगैरह में यही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज दिस या, और फिर उसके बाद आपने इसी तरह से आप क्या कर लेंगे, ये कहाँ से आ गया, ये क्यों लिख दिया 23 सर ये अगस्त तो लिंक आ गई। है, अरे लिंक कहाँ से आ गई है, चलो कोई बात नहीं, बी आ गया, फिर के निकाला आपने, ये के कैलकुलेटेड हो गया, फिर ये नल हाइपोथेसिस, इसी तरह से बेटा ये हो जाएगा, यस ठीक सर। है। इसमें मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है। फिर आपने लिखा नल हाइपोथेसिस एच नॉट म्यू इक्वल टू दिस अगेंस्ट अल्टरनेट हाइपोथेसिस एच वन म्यू इज नॉट इक्वल टू 50, बिल्कुल करेक्ट। वेयर म्यू इज इक्वल टू, म्यू इक्वल्स टू भी लिख रहे हो, इज भी लिख रहे हो, एक चीज लिखो, म्यू इक्वल्स टू एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट,
या म्यू इज द एवरेज मार्क्स, दोनों चीज थोड़ी चल जाएंगे। म्यू इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। जी डिसीजन सर। रूल क्या है? पी वैल्यू इक्वल टू दिस एट इतना, ये नहीं लिखोगे, इफ नहीं आएगा, यहाँ पर लिखोगे आपको। यहाँ अगर डिसीजन रूल लिखना है, डिसीजन रूल नहीं लिखोगे, यहाँ आप डिसीजन ले रहे हो तो आप लिखोगे डिसीजन। डिसीजन रूल तो वहां लिखेंगे जहां आप प्रोसीजर में दिखा रहे हैं कि ये डिसीजन रूल है, ठीक है। यस सर। तो यहाँ डिसीजन ले रहे हो तो लिखोगे डिसीजन हेयर कैलकुलेटेड z, कितना है हमारा कैलकुलेटेड z कितना है बेटा यहाँ पर, और कैलकुलेटेड t कितना है 2.465, calculated t equals to 2.465 and corresponding p value is equal to this, ठीक है। at 0.5% पे p value नहीं है, ये p value equal to this which is less than 0.05, ब्रैकेट में लिख सकते हो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। यस सर। यस सर। मतलब आपकी जो p वैल्यू है, जो आपका डिसाइडेड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, उससे कम है, बल्कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो आपका 5% है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपका ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो टू टेल्ड है, तब आप इसे 0.025 से कंपेयर करें, ठीक है। यस सर। हेयर बस यहाँ पर आप यही लिखो, बल्कि हेयर p वैल्यू इक्वल टू दिस इज लेस देन दिस, so we may reject the null hypothesis and can conclude that average marks of the student is not equal to 50, या average mark of the student is significantly differ than 50 at 5% level of significance, ठीक है। यहाँ आप चाहे ये ना लिखो, और आप क्या लिखोगे, p value is this less than this, so we may reject H naught. So we may reject H naught and conclude that average marks of the student is significantly differ than 50. ओके सर। Significantly differ than 50, ठीक है। जब आपने ऊपर क्या कहा था, जब आपका फेल्स टू रिजेक्ट, यहाँ पर आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो आप लिख रहे हैं सिग्निफिकेंटली डिफर। जब आप फेल्स टू रिजेक्ट हो रहे थे तो हम कह रहे थे नॉट सिग्निफिकेंटली डिफर, ठीक है, या नॉट या स्क्यूनेस एंड कर्टिस इज नॉट सिग्निफिकेंट। तो इस तरह से आपने कंक्लूजन लिख दिया। तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मुझे लगता है इस टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे अब। यस सर। जी सर। और ये ध्यान रखना कि टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। अगर आपको मतलब हम 15-20 मिनट, जैसे 2 घंटे का एग्जाम आजकल करा रहे हैं, लेकिन 2 नहीं, हम 2.5 घंटे तक आपको दे देंगे। लेकिन ये आप ये रखना कि 50 मिनट्स में एक प्रैक्टिकल करके 50 मिनट में एक, 50 मिनट में एक, आप 150 मिनट्स में 3 प्रैक्टिकल कर लें, ठीक है। मैं पेपर ऑफिशियली 2 आवर्स लिखा होगा, लेकिन हम प्रैक्टिकल में क्योंकि टाइम लग जाता है लिखने में, कॉपी करने में, तो 2.5 आवर्स का हम दे देंगे। लेकिन आप तब भी ये नहीं कि आप थ्योरी वगैरह, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने हैं आपको। जैसे यहाँ पर है एम लिखा, अच्छा आपने प्रोसीजर नहीं लिखा है शायद बेटा, प्रोसीजर कहीं भी नहीं लिखा आपने। सर प्रोसीजर नहीं सर मैंने लिखा है सर। हाँ तो सर आपका मैंने चलो, लिखा है इसमें, मतलब तुम्हारा व्हाट्सएप तो आपको भेज प्रैक्टिकल दिया। 3 है ना। चलो तो 1 में थोड़ा सा प्रोसीजर और लिख देना। नहीं सर, मैंने भेज दिया, 1-2 भी भेजा अभी तुरंत ही व्हाट्सएप पे आपको। चलो 1 हो गया, अब 2 तुम्हारा डिस्कस कर लेते हैं। सर एक बार प्रोसीजर देख लीजिएगा सर 1 का।
ये प्रैक्टिकल हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। अच्छा, क्वेश्चन किसी को लिखने की जरूरत नहीं है प्रैक्टिकल में, सीधे सीधे आपको लिखना है, क्या लिखना है कि प्रैक्टिकल नंबर 1 और फिर ऑब्जेक्टिव लिखना है, फिर थोड़ा सा प्रोसीजर लिखना है। फर्स्ट वी डिफाइन द वेरिएबल ऑफ दिस, हाँ इस टाइप से ये लिखना है, अपना स्टेप्स जरूर लिखने हैं आपको, क्या किया आपने, ठीक है। और फाइल आपको एसपीएसएस वाली फाइल जो भी है फाइल, ये डेटा फाइल भी और आउटपुट फाइल भी, ये आपको अपने फोल्डर पे जैसे आपने एक्सेल में सेव की थी उसी तरह से डेस्कटॉप पे फोल्डर बना के सेव करनी है। इस तरह से आप लिखेंगे, चलिए हाँ गुड, इस तरह से लिखना है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जहाँ एक बार आपने प्रोसीजर इस टाइप का लिख लिया, फिर उसके बाद हिस्टोग्राम मतलब टाइम को मैनेज करते हुए आपको लिखना है। जैसे यहाँ स्टूडेंट्स कर्टेसी लिखा बहुत अच्छा है, गुड। सही है ना सर? बड़े हाँ, इस तरह से मतलब ये तो यह है कि आपके पास टाइम है तो लिख देना तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, तो मार्क्स हम अच्छे दे पाएंगे, ठीक है गुड। हाँ इसी तरह से लिखना है। यहाँ पर आप इफ करके लिखेंगे क्योंकि आप यहाँ पर प्रोसीजर बता रहे हैं, जहाँ पर डिसीजन लिख रहे हैं तो वहाँ पर हेयर करके लिखेंगे, हेयर दिस कंडीशन इज दिस सो वी आर टेकिंग द डिसीजन। यहाँ डिसीजन रूल है ये, और वहाँ पर तुम डिसीजन ले रहे हो। या तो कहीं अल्फा डिफाइन करा करो या फिर बस 0.05 ब्रैकेट में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिख दोगे तब भी काम करेगा। ओके सर। और पी वैल्यू मैंने तुम दोनों को तो बता ही दी थी, लेकिन बाकी सबके लिए बेटा पी वैल्यू की कोई डेफिनेशन बताएगा तुम दोनों को छोड़ के, अभिषेक और सौरभ को छोड़कर। बोलो जल्दी, टाइम नहीं है। इसमें वही होता है ना पी वैल्यू, तो सर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गुड गुड, यस। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे। No, 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 no. P value is the minimum value of level of significance at which you can reject the null hypothesis. यस सर, सिंपल सी बात है। P value is the minimum value of the level of significance at which you can reject the null hypothesis. देखो जैसे तुम्हारा वाला क्वेश्चन था, इसमें तुम जैसे यहाँ पर 5% है तब भी आप क्या कर रहे हो, मतलब 5% है कि 0.18 है तब भी आप रिजेक्ट कर रहे हो, तब रिजेक्ट कर ही रहे हो। यहाँ पर आपकी पी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर पी वैल्यू निकाली ही नहीं है, ठीक है। चलो आगे कुछ क्वेश्चन में समझ मैं आपको बताता हूँ। तो मिनिमम वैल्यू है जिस पर हम उस टेस्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर हम अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को इंक्रीज कर दें, दैट मीन्स अगर किसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में पी वैल्यू आ गई आपकी पॉइंट 0.078, तो वैसे तो ये ग्रेटर हो गई 0.05 से, लेकिन अगर जब आप अल्फा 0.05 ले रहे हो तब आप क्या कहेंगे दैट वी आर फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। लेकिन अगर आप अल्फा 10% ले लें यानी कि 0.1 ले लें तो आप क्या कहेंगे दैट वी आर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। यानी कि अगर आप अपने अल्फा को 7.8% तक इंक्रीज कर पा सकते हैं तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दीजिए, ठीक है। यस सर। यस सर। ये बिल्कुल ठीक लिखा है प्रोसेस, रिजल्ट भी ठीक लिखा है आपने, नॉट सिग्निफिकेंट डिफर, नॉट सिग्निफिकेंट डिफर दिस हियर पी वैल्यू इन दिस। यहाँ पर ये तो लिखो फॉर ए बी सी ऐसे पार्ट लिख दिया करो कि किसके पार्ट के लिए रिजल्ट निकाल रहे हो, ये यस ए सर, के लिए, यस ये सर, बी के लिए, सॉरी सर, सी। ध्यान नहीं दिया। नहीं नहीं ठीक लिखा है तुमने, गुड। So we may say that this just is reasonable to believe that average marks is given. चलिए गुड। ग्रेटर देन 50 कब कहेंगे, जब टी की वैल्यू क्या हो, टी की वैल्यू कितनी आई है तुम्हारी, यहाँ पर टी की वैल्यू आती, अच्छा कैलकुलेशन नीचे है,
सर मैंने एकदम स्क्वायर शीट टाइप का किया है, तो कुछ गलत नहीं किया है सर? मतलब स्क्वायर शीट टाइप सी, जैसे जैसा सर स्क्वायर शीट में पहले लिखते हैं रिपोर्ट पेज, नहीं पहले नहीं, क्वेश्चन फिर अगर रिपोर्ट पेज ऐसे फिर कैलकुलेशन। ऐसे भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे पहले कैलकुलेशन रिजल्ट्स लिखो, फिर उसका इंटरप्रिटेशन करोगे तो मुझे वही ठीक लगता है। मतलब मेरठ साइड में, दिल्ली साइड में क्या होता है कि पहले रिपोर्ट, ये ऑब्जेक्टिव, फिर प्रोसीजर, फिर कैलकुलेशन और फिर रिजल्ट लिखते हैं। लखनऊ में क्या करते हैं, पहले रिजल्ट लिखते हैं फिर कैलकुलेशन लिखते हैं। अरे पहले कैलकुलेशन करोगे तभी तो रिजल्ट लिखोगे, ठीक है? तो तुम कैलकुलेशन लिख के फिर रिजल्ट लिखोगे तब भी ठीक रहता है। जो भी रिजल्ट यहाँ पर हो गया, ये हो गया 80% वाला हो गया। ये आपका टी वैल्यू देखो पॉजिटिव है, तो आप लिखोगे दैट नॉट सिग्निफिकेंटली, इट्स सिग्निफिकेंटली ग्रेटर। और अगर आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही होती है और टी वैल्यू नेगेटिव होती, तब आप कहते हैं सिग्निफिकेंटली लेसर। जब सिग्निफिकेंटली लेसर होगा तो टी वैल्यू नेगेटिव आएगी, जब सिग्निफिकेंटली ग्रेटर होगा तो टी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है? ओके सर। अब प्रैक्टिकल 2 यहाँ पर देख लेते हैं। इससे था रिग्रेशन वाला, रिपोर्ट ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव आएगा, ये सही है। प्रोसीजर वाई नॉट दिस एनालिसिस लीनियर, ठीक है ठीक है। या तो लिखोगे दैट इज द रिग्रेशन मॉडल इज नॉट गुड फिटेड, नॉट गुड फिटेड, या फिर लिखोगे रिग्रेशन मॉडल इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग, या लिखोगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द मॉडल। ठीक है? यस। सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इज नॉट नॉट कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीब्यूटिंग द, टू द मॉडल, मतलब टू द मॉडल, मतलब मॉडल में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। यही तो है, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंट्रीब्यूट, जब बीटा नॉट सारे इनसिग्निफिकेंट है, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है मॉडल। यहाँ पर आएगा एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कंट्रीब्यूटिंग टू द मॉडल। इसका अल्टरनेट क्या हो जाएगा? एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज यस सर। कंट्रीब्यूटिंग टू द मॉडल। यहाँ लिखोगे डिसीजन रूल, इफ p वैल्यू इज लेस देन अल्फा, where alpha is this, then we reject the null hypothesis h naught, otherwise। यहाँ पर अगर आपका अल्फा 0.05 है तो आप क्या करेंगे? आप किस p वैल्यू को किससे कंपेयर करेंगे? अल्फा बाई 2 से कंपेयर करेंगे। ठीक है? सर यहाँ समझ पे रहे हैं? टू टेल होगा क्या? टू टेल भी तो होता है, या तो बीटा तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। बीटा की रेंज क्या है बेटा? जो बी है इसकी रेंज क्या है बताओ? चलो बी की रेंज बताओ पहले तुम मुझे। बोलो। चलो थोड़ा सा वाइवा कर लेते हैं पहले। यस। हाँ, अभिषेक बेटा बी की रेंज क्या है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट की रेंज क्या है? रिग्रेशन कॉफिशिएंट की सर रेंज होगी 0 से 1। नहीं रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कॉफिशिएंट। हाँ, बीटा बीटा। शिवम रिग्रेशन कोएफिशिएंट की रेंज क्या है बेटा? सौरभ रिग्रेशन कोएफिशिएंट की रेंज क्या है? सर रिग्रेशन कोएफिशिएंट की सर रेंज, हाँ, सर वो एक पहली बात तो सही है, मैट्रिसेस बन जाएगी, तो इसका मतलब ग्रेटर देन 0 हो गया हमेशा, या तो नहीं मालूम सर। शुभिक बेटा रिग्रेशन कोएफिशिएंट की रेंज क्या है? लेस देन 0 क्या बेटा?
अनुज्ञा, सर सर आर की -1 to 1 होती है सर ये। आर की -1 to 1 होती है। हाँ, यस सर। सर हाँ सर। आर की तो मैं पूछ, -1 to +1। आर तो मैं पूछ नहीं रहा, आर क्या होता है मुझे यही नहीं पता। पहले तुम ये बताओ रिग्रेशन कोफिशिएंट की, रिग्रेशन कोफिशिएंट बीटा। ये आस्था है, सर आस्था, -1। आस्था। बेटा रिग्रेशन कोफिशिएंट की रेंज कितनी है? सर -1 से 1 ही है। -1 से 1। विजय रिग्रेशन कोफिशिएंट की रेंज कितनी है? सर -1 से 1 होती है सर। -1 से 1 सबने, या तो कोई -1 से 1 बता रहा है या फिर कोई पॉजिटिव बता रहा है। चलिए, अच्छा अब आप बताओ आर स्क्वायर की रेंज कितनी है? सर वो तो जीरो -1 से 1+1 होती है। नहीं सर, 0 से 1। 0 से 1 अभिषेक बोला। सौरभ? हाँ 0 से 1, यस सर 0 से 1, क्योंकि आर स्क्वायर तो मतलब एडजस्टेड आर शिवम? स्क्वायर की सर होती है सर, मतलब शिवम यस सर। कितनी एडजस्टेड होगी? सर, तो सर इसकी वैल्यू सर नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में वैल्यू -1 से 1 के बीच में। आर स्क्वायर की? सर आर स्क्वायर की जी सर। सर आर की सर होती है -1 से 1, आर स्क्वायर की हो जाएगी 0 से 1। और एडजस्टेड आर स्क्वायर? सर सर उसकी भी वही सर वैल्यू होती है, -1 to 1 लेकिन लेकिन सर क्योंकि वो सर उसमें नेगेटिव वैल्यू भी कंटेन करता है कंटेन ना करता सर। है। यस गुड। बेटा आर स्क्वायर हमेशा 0 से 1 होगी। एडजस्टेड आर स्क्वायर आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। दैट मीन्स इट मे बी नेगेटिव, यानी कि -1 to -1 to 1, ठीक है। यस लेकिन सर। लेकिन रिग्रेशन कोफिशिएंट बीटा का इंटरप्रिटेशन क्या है? अगर मैं एक इक्वेशन लिख दूं, ये इक्वेशन लिख रहा हूं मैं यहाँ, तुम्हारी तुम्हारी इक्वेशन आई है ये। तुम अरे आप अब देखो, तुम्हारी इक्वेशन में ये 1, तुम कह रहे हो 0 to 1 है बीटा की रेंज, और ये 113 तुम ही लिख रहे हो, तो कहाँ से 0 से 1 हो गई बताओ जरा मुझे। -0.2 भी लिख रहे हो, -100 नहीं, हाँ -0.2 भी लिख रहे हो, माइनस में भी लिख रहे हो, प्लस में भी लिख रहे हो, तो 0 से 1 रेंज बता रहे हो। हैं सौरभ? मैंने -1 to 1 नहीं बताया सर, मैंने तो क्या बस बताया? बोल दिया सर, मैंने तो क्या मना कर दिया ना सर, मेरे को नहीं आता सर। वाह, तो आता क्यों नहीं? अरे रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होगा? -∞ कुछ भी हो सकता है। सर यस सर। यस रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या है? इसका मीनिंग क्या है? ये 113 का मीनिंग क्या है? -∞ to ∞ सर रेंज वैल्यू सर होती है। बीटा की तो हो सकती है ना, बीटा तो कुछ भी हो सकता है ना। बिल्कुल देखो, सर। ये बीटा क्या है, ये बता रहा है कि अगर आपका इस 113 का क्या इंटरप्रिटेशन होगा। यहाँ बीटा इक्वल बीटा 2 इक्वल सर एक बीटा 2 इक्वल टू सर 113 है। मतलब सर इसका इसको इंटरप्रिटेशन ये होगा कि अगर हम लोग x2 वेरिएबल की अगर एक यूनिट को बढ़ाएं, ठीक है, मतलब वेरिएशन अगर x2 वेरिएबल में एक यूनिट का अगर हो, तो y में जो वेरिएशन होगा वो 113 पॉइंट कुछ जो भी सर 113 पॉइंट का होगा, 113 यूनिट्स का होगा ऑन सेम डायरेक्शन, ठीक है। अगर इंक्रीज करेंगे तो हाँ, इंक्रीज same होगा direction। क्योंकि पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होगा तो इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। कीपिंग ऑल अदर वेरिएबल कांस्टेंट, ये भी एक बोलना है, और वो बोलना है कि ऑन एन एवरेज। दैट मींस हम इस लाइन को क्या बोलेंगे, दैट इफ वी चेंज 1 यूनिट ऑफ x2 then y will change on an average 113 units on in the same direction keeping all other variables independent variable constant। ये होगा इसका इंटरप्रिटेशन, ठीक है। सर लिखा है सर, ये ऐसे लिखा भी है हाँ, सर, मतलब सेकंड कहाँ लिखा है? दिख नहीं रहा मुझे। सर सी पार्ट में सर, सेकंड के सी पार्ट में सर। ये शेयर दिख नहीं रहा सर। चलो देखते हैं यहाँ पे। स्क्रीन शेयर कर। if on increase x1 by 1 unit and keeping all the other variables as constant then on arrival on an average लिखोगे ना। हाँ सर on arrival क्यों लिखा है तुमने सब जगह? सर सी पे शो हो रही है आपकी।
क्या बेटा? अच्छा, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है, वो तो बहुत देर से तुम बता तो दिया करो। हाँ वही, ये ऑन एन एवरेज क्यों लिखा है? ओ, ऑन अराइवल क्यों लिखा है तुमने सब? सर वो स्पीड की वजह से सर मतलब हो सकता सर। ऑन ऑन एन एवरेज आएगा, ऑन एन एवरेज आउटपुट विल बी डिक्रीज, आउटपुट विल बी इंक्रीज। ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, चेंज चेंज इन x1, इफ चेंज ऑन चेंजिंग x1 by 1 unit, that this is keeping constant, the output will change by इतना यूनिट इन सेम डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव है तो इन सेम डायरेक्शन, अगर नेगेटिव है तो इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, गुड, इसी तरह से लिखना है। और यहाँ पर जैसे आपका सिग्निफिकेंट है, तो द फर्स्ट वी डिफाइन अवर हाइपोथेसिस दिस, and against the alternate hypothesis this, for at least one this, we observe that p is less than this, so we reject the null hypothesis and conclude that regression model is significant. ठीक है, that means regression model is significant, good. या regression model is या ये भी लिख सकते हैं आप, regression model is good fitted, या ये भी लिख सकते हैं, वो जो मैंने बताया था आपको। ठीक है, ये 72.9% डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन वाला। ठीक है, ये भी ठीक है। सर इसी तरह से लिखना है बेटा, सब देख लीजिए। हाँ बेटा, सर ये नहीं है क्या? सर, फिफ्थ वाला पार्ट में सर क्वेश्चन पूछा गया था, टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ आर स्क्वायर यूजिंग एफ टेस्ट। तो सर हम लोगों ने सर ये मैम ने एक सर फॉर्मूला हम लोगों को बताया था कि रिलेशनशिप बिटवीन एनोवा एंड द कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन एफ इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। तो सर उसी फॉर्मूले से करेंगे ना सर, हम लोग एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। यस, हाँ, उसी से करेंगे। ठीक है, ठीक सर। तो ये आपका तो सर डॉल्टन वो वॉटसन में निकाल दिया आपने। मतलब फिर स्टेटमेंट क्या देंगे सर, जैसे अगर एफ सर एक्सेप्ट हो गई तो सर उस समय पे फिर मतलब ग्रेट मतलब एक्सेप्टेड हो गई अगर नल हाइपोथेसिस सर क्या डिफाइन करेंगे सर अगर अगर फर्स्ट आर वाले पार्ट में? फिफ्थ वाले में जी सर। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर स्क्वायर। यहाँ पर आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा, नल हाइपोथेसिस जो होगी वो होगी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यस सर स्टक हो रही है सर आपकी आवाज। नल हाइपोथेसिस होगी दैट आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और उसके हिसाब से जो भी आपके टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की और पी की वैल्यू आएगी उस हिसाब से आप डिसीजन लेंगे। सर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है सर कि मतलब वेरिएशन मतलब नहीं हुआ है बिल्कुल भी। द मॉडल इज नॉट गुड फिटेड, मतलब आपका आर स्क्वायर जो तुमने लिखा है ना, आर स्क्वायर वो लिखा तो है आपने इंटरप्रिटेशन, ये है ना आर स्क्वायर। जब यहाँ 0 होगा तो बताओ क्या लिखा जाएगा? जब ये आर स्क्वायर 0 होगा तो क्या इंटरप्रिटेशन है? दैट द independent variable is not explaining the variation in independent variable, not explaining the variation of independent variable. सर एक चीज और सर, yes. हम लोगों ने सर यहाँ पे एडजस्टेड आर स्क्वायर वैल्यू लिया, मतलब आर स्क्वायर वैल्यू हमको दी भी गई है लेकिन हम लोगों ने तो भी एडजस्टेड आर स्क्वायर वैल्यू ली है सर। हाँ, और उससे मतलब बता रहे तो आर स्क्वायर वैल्यू और सर एडजस्टेड आर स्क्वायर मतलब तो सर सेम ही निकलेगा ना सर? मतलब नहीं तो सेम नहीं निकलेगा, उसमें भी रिलेशन सर होता है। हाँ, आर स्क्वायर आपका हमेशा इंक्रीज होता चला जाएगा, जैसे जैसे आप वेरिएबल इंक्रीज करेंगे आर स्क्वायर इंक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन एडजस्टेड आर स्क्वायर जो है उस वेरिएशन को, जो केवल वेरिएबल के इंक्रीज होने से वेरिएशन हुआ है, उसे एडजस्ट करता है। यस, ठीक है, ठीक सर। तो उसे इसीलिए हम एडजस्टेड आर स्क्वायर से इंटरप्रिटेशन करते हैं, आर स्क्वायर से नहीं करते। तो ये तो आपका रिग्रेशन प्रैक्टिकल 2 हो गया। प्रैक्टिकल 3 आपने दिया है क्या बेटा? इसे प्रैक्टिकल देख लीजिए, इसने ठीक किया हुआ है, इसी तरह से इंटरप्रिटेशन करना है जिस तरह से इन्होंने किया हुआ है। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। नो सर। जैसा आप उस आंसर शीट में लिखेंगे उसी हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये मत कहिएगा फिर कि, और जब तक लिखेंगे नहीं उसमें क्या नाम है आंसर शीट में, तब तक मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये वर्ड पे करना पड़ेगा, वर्ड पे लिखना है? नहीं वर्ड पे नहीं बेटा, कॉपी मिलेगी आपको, आंसर शीट मिलेगी ठीक। जैसे एग्जाम में।
ये हो गया, ये तो क्वेश्चन ही हो गया। ये ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव कर लेना बेटा। ये प्रोसीजर हो गया, मेल फीमेल, ठीक है, वैल्यू ठीक है, insert the data in data view. If there is no significant difference between the mean monthly salary, there is significant difference between the mean salary of male and female. Mean compare independent two test. इस टाइप से अगर आप लिखेंगे तो that's good, ठीक है। और ये समझ में आ रहा है ना सबको कुछ? यस सर। जी सर। ठीक है। जी सर। यहाँ पर टैबुलेटेड लिखने की जगह अगर आप लिख देंगे T(n-1) और अल्फा, अगर टू टेल्ड है तो अल्फा बाई 2, और वन टेल्ड या टू टेल्ड हो गया कि दोनों डिफरेंट है तो यहाँ अल्फा बाई 2 आ जाएगा। अगर ये लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। जी सर, जी सर। ओके सर। हाँ, इसी तरह से आपको करना है ये भी। वहाँ पर आपने टी टेस्ट का प्रोसेस बता दिया, यहाँ पर chi स्क्वायर का बता दिया, यहाँ पर एनोवा का बता दिया। गुड। कंपेयर में एनोवा रिजल्ट्स, मेरे हिसाब से रिजल्ट बाद में ही लिखना तो ठीक रहता है, जब तक हम कैलकुलेशन में देखेंगे तो रिजल्ट सर मंथली। चेंजेस बहुत करने पड़ जाएंगे सर। क्यों, क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? रिजल्ट ऊपर, फिर कैलकुलेशन ऊपर से आ रहे, कैलकुलेशन फिर हटानी पड़ जाएगी ना सर उसमें से। अरे यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दो, रिजल्ट क्या चेंज करने ठीक सर, पड़ेंगे? मतलब अरे इसमें क्या करना है, रिजल्ट लो, लाओ मैं तुम्हारी कर देता हूँ। ये काम यहाँ से कॉपी करो, कट करो, क्या चेंज करना पड़ गया भाई? कैलकुलेशन यहाँ आ गया, रिजल्ट नीचे आ सर जाएगा। जैसे अगर एक एक्स्ट्रा पन्ना आ जाए सर, एक अगर एक्स्ट्रा पन्ना आ जाए तो सर वो कैसे हटता है सर? जैसे पेज ब्रेक में सर एक एक्स्ट्रा पन्ना और बीच में अगर ऐड अप हो गया तो सर उसको कैसे हटाते हैं? कैसे? जैसे ये आ गया, जैसे ये आ हाँ रहा सर, है ये पन्ना हट जाएगा। जी इसमें सर। क्या दिक्कत है? ये तो हट गया, डिलीट मारो कैसे सर? हटेगा, डिलीट मारो हटेगा। यहाँ से ऊपर उस करो पे या कर्सर रखेंगे तो डिलीट मार देंगे। हाँ, ये ऊपर, ये आ गया ऊपर, हट तो गया। या तो ऊपर से हटता है या नीचे से हटेगा, नीचे वाले को ऊपर ले या ऊपर वाले से नीचे उतरेगा। ये हट गया, देखा? कितने का दिखता है? नहीं सर, मतलब हम और किसमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, बस वो ब्लैंक वाला पन्ना हटा दें मतलब सर, वो सर अरे कैसे तो होगा? छेड़छाड़ कहाँ करिए तुमने? उसे जो जो बीच में स्पेस है तो डिलीट करोगे ना बेटा, छेड़छाड़ कहाँ कर रहे हो? ठीक है, तो रिजल्ट नीचे आ गया, इसमें क्या दिक्कत है? ऐसे कर लेना सब। जी क्या कर लेंगे। तो इसके बाद आपने रिजल्ट दिया, इसके बाद आपने कैलकुलेशन किया पार्ट 1 का, मेल फीमेल, ये दिस गुड, एफ वैल्यू, ये पी वैल्यू इज दिस, which is so we fails to reject the one null hypothesis to for the visit place dependent goal chi square, here p value is this। यहाँ पर थोड़ा ये सेंटेंस है, अगर एक वर्ड और लिख दो, here calculated chi square is this, corresponding p value is this which is greater than, so we मतलब ये p वैल्यू किसके लिए है? जो हमने ये कैलकुलेट किया इसके लिए है ना बेटा, तो इसे को भी तो लिखोगे ना कहीं ना कहीं, ये Yes, तो sir. है ना, इसी के जी कॉरस्पॉन्डिंग सर, तो मतलब p वैल्यू है। करस्पॉन्डिंग का स्क्वायर। हाँ, नहीं, here chi square, the calculated chi square is equal to 1.491 and corresponding p value is this, ठीक है, तब which is greater than this, तो इससे आ गए यहाँ पे, इससे पहले ये here chi square is this and corresponding p value। सर यहाँ पे ए का मतलब सर ये जो नीचे लिखा है यही है? हाँ, ए लिखा तो है, देखो 2 सेल 33% है, एक्सपेक्टेड काउंट लेस देन 5। एक आपका जो वो होता है chi स्क्वायर का, ये रूल होता है कि जो ऑब्जर्व्ड नहीं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 2 से कम नहीं होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 5 से कम नहीं होनी चाहिए। Yes, sir. तो यहाँ पर जो 2 सेल हैं उनमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 5 से कम है, एक यहाँ पर 3 है, नहीं मतलब 2 सेल आ रही होंगी जिसमें 5 से कम आ रही है, इसीलिए उसे हम क्या कहेंगे, तो ये मतलब उस केस में हम ग्रुप बना लेते हैं,
ये सर मतलब पूलिंग कर लेते हैं सर, पूल्ड फ्रीक्वेंसी। काई स्क्वायर लगाने से का मतलब एक एजम्पशन वो है रूल कि जो किसी भी सेल की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 5 से कम नहीं आनी चाहिए, यस और यहाँ पर दो सेल की 5 से कम आ रही है, जो 4.5 आ रही है, तो वो प्रॉब्लम दिखा रहा है कि भाई यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी आजकल तो रिजल्ट्स आ रहे हैं इस तरह से, ठीक है, समझे? यस सर। गेटिंग माय जी पॉइंट सर। और नॉट? चलिए, जी सर। यहाँ पर तो देखिए 9 सेल्स हैं जो 100% सबकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कम है 5 से। यस सर। ये गलत है सर थोड़ा, क्योंकि हाँ सर हाँ टू टेल्ड लिखा है, सिम्प्टोटिक सिग्निफिकेंस टू टेल्ड, तो 0.025 से होगा, हाँ 0.025 से, ठीक है। कहाँ लिखा है? तो सही कर लेंगे। हाँ ठीक है, चलिए। तो ये आपका हो गया काई स्क्वायर कर लेंगे, और ये आपका हो गया एन ओवर, ठीक है। इसका इंटरप्रिटेशन और देख लेते हैं क्या लिखा है। ये सिंस पी इज दिस, so we accept our null hypothesis and conclude that the mean monthly salary male and female is same. Is same नहीं, not significantly differ, इज नॉट सिग्निफिकेंट। not significantly differ, not significantly differ। यस सर। यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसी तरह से लिखना है बेटा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है सिंस पी, बल्कि यहाँ पर वो आपको स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू और लिखनी है। देखो यहाँ पर रिजल्ट में आप स्टैटिस्टिक दिखा दोगे कि हाँ काई स्क्वायर की वैल्यू ये है, टी की वैल्यू ये है, यहाँ पर टी दिखाओगे, यहाँ पर काई स्क्वायर, तो हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा चेक इवेल्यूएटर को, या जो भी कोई प्रोजेक्ट चेक कर रहा है तो कि हाँ यहाँ पर इसने टी टेस्ट लगाया है, जेड टेस्ट लगाया है, यस सर। ठीक है, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब बहुत कुछ आइडिया उससे ले जाएगा जब आप स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू भी लिखोगे। तो सिंस chi square is equal to this, या since t value is equal to calculated t equals to this and the corresponding p is this which is greater than this, तो इस तरह से लिखें, ठीक है। यहाँ भी इस तरह से। जी सर। चलिए, अब ये क्या है? कैलकुलेशन है, इसके बाद प्रैक्टिकल कोड, इसमें बॉन्ड आ गया। सर ये जो आपने टेबल वैल्यू दी है 9.488, ये क्या है सर? 9.488 मतलब देखिए सर बी वाले पार्ट में अच्छा, टेबल ये वैल्यू है। टेबल वैल्यू होगी ना, काई स्क्वायर की वैल्यू होगी 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी काई स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 2 × 2 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर अल्फा 0.05 पर जो टेबल वैल्यू होगी वो 9.488। ओके सर। तो आपने क्या किया? एंटर द वेरिएबल इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ रिटर्न इन वेरिएबल यूज, क्लिक ऑन द वैल्यूज वेरिएबल यूज टू इन्वेस्टमेंट, द वैल्यूज बॉक्स अपीयर्स। इसमें क्या करना है कि एक वेरिएबल आपका आ जाएगा, क्या आएगा? रेट ऑफ रिटर्न, और दूसरा वेरिएबल क्या आएगा आपका? इन्वेस्टमेंट। किस चीज में इन्वेस्टमेंट कर दो, तो जब जहां पर आपने रेट ऑफ रिटर्न 262, 2.1 और 6.2 है, उसके सामने स्टॉक लिखोगे, जहाँ पर 2, 3.1, 2.2, 5.3, 5.9 वहाँ बॉन्ड लिखोगे, या 3.5, 3.1 है, उसके सामने म्यूचुअल फंड लिखोगे, और बाकी सब प्रोसेस वही है जैसे आपने पहले किया है, ठीक है। तो इस तरह से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपका ये है, इसमें आपने क्या किया? डेटा एंटर करना है। जब इस टाइप के क्वेश्चन दिया होगा तो आपको डेटा एंटर करना होगा, तो वो आपको डेटा एंट्री आनी चाहिए, ठीक है। बाकी करना प्रोसेस इस तरह से, 1 is this, 2 is this, 3 is this। यहाँ पर एज भी क्लिक करना होगा, और 1, 2 up to 6, ठीक है। हाँ, इस तरह से तो आपको वही कॉम्बिनेशन करने होंगे, या तो आप रो का टोटल कर लीजिए, जैसे 20 है तो 20 बार 1 लिखिए, फिर 40 × 2, फिर 40 × 3, फिर इस 20 में फर्स्ट वाले के कॉरस्पॉन्डिंग जो 20 आएगा उसमें इस तरह से डेटा एंट्री हो जाएगा। सेकंड बी पार्ट का नहीं हो पाएगा सर, हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अभी बता दो, ठीक है। और ये आ गया, ठीक है, इसी तरह से करना है। गुड, इसका तुमने कौन सा किया है? ये पार्ट किया, ये कैलकुलेशन, ये पी वैल्यू इज दिस। सर बी वाला पार्ट जो है सर वो टेबल वैल्यू से नहीं किया सर, मतलब हाँ,
काय स्क्वायर वाली वैसे नहीं है सर, वो कर हाँ लेंगे सर ठीक बाद में। ठीक, पी वैल्यू इज दिस, सो वी फेल्स टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है। और here the p value is this, so we fails to reject the null hypothesis। एज एंड ग्रेड आर नॉट इंडिपेंडेंट, या फिर हम ये लिख सकते हैं कि ग्रेड पॉइंट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एज, कुछ भी लिख सकते हैं। यस सर। नहीं नहीं नहीं, नॉट इंडिपेंडेंट नहीं लिखोगे हाँ सर, बच्चा, कुछ ये तो गलत 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 लिखा गया तुम्हारा। ये सर। तुमने हाँ, it's नॉट not on- नॉट भी लगा दिया और इंडिपेंडेंट भी लगा दिया। इन्होंने सर हाँ लिखोगे, गलत कर दिया थोड़ा। ये ग्रेड पॉइंट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एज, जो नल हाइपोथेसिस यहाँ पर आओगी वो ये होगी, ग्रेड पॉइंट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एज। क्या लिखा है तुमने नल हाइपोथेसिस? द एज ग्रेड आर नॉट इंडिपेंडेंट, नहीं नहीं, या तो डिपेंडिंग लिखोगे ऑन या तो लिखोगे द एज एंड ग्रेड आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो सर नॉट डिपेंडेंट लिखा है। या फिर नॉट डिपेंडिंग, या फिर लिखोगे जो सही तरीका है, ग्रेड पॉइंट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एज, जो बिल्कुल सही तरीका है, जो जनरल लेमन पर्सन को भी समझ में आएगा कि एज पॉइंट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एज। ओके सर। ठीक है, गॉट इट? यस सर। यस सर। जी सर। चलो तो ये हो गया। अब इस टाइप के यानी कि एनोवा, काई स्क्वायर, टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट आप कर लेंगे, और रिग्रेशन आप कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ वो कर लेंगे। अब आपको जो एक प्रैक्टिकल उसका कराया उसको कर लेंगे ना आप, एक्स बार चार्ट, आर चार्ट, ये तो सब कर लेंगे। यस सर। ये सर वो सर हम लोग सर रात में आपको भेज देंगे सर। हाँ, इंटरप्रिटेशन भी लिख लेंगे, उसका तो कोई नहीं लिखता है, वो तो इजी है। सर मैंने सर करके भेजा भी है। भेजा है तो चलो बस बढ़िया डिस्कस करते हैं। मेल किया या व्हाट्सएप किया? सर मेल किया। तो सही है ना सर, निकलवा लें सर अब? हाँ तुम निकलवा लो, स्पेसेस अभिषेक वर्मा। बेटा इंटरप्रिटेशन पर बहुत ध्यान देना है। ओके सर। जी सर। नहीं है बेटा तुम्हारे पास, तुमने भी नहीं भेजा अभी। अभिषेक, ये सब भेजा तो है, अभी आपने सर फाइल खोली तो। अरे खोलिए तो, अभी तो कह रहा हूँ नहीं है। देखो कौन किस नाम से है। सर अभिषेक वर्मा सर लिखा होगा। अरे इस पर नहीं है ना, ये तो ना अभिषेक वर्मा, इसमें नहीं है। चलो भेजिए, आप बाद में भेजिए, इसमें है ही नहीं बेटा। नहीं सर, यही है, यही है, यही है, इसका यही है। कहाँ है? सर लास्ट में नीचे है, बहुत नीचे है सर, बहुत मैंने एक ही में बना दिया है। मैंने सर सारा बना दिया है एक में। कहाँ है? नहीं है बेटा। अच्छा ये है, अच्छा ये है क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशंस आ गए। एम सेट ऑफ कंट्रोल चार्ट फॉर मीन एंड रेंज ऑफ दिस प्रोसीजर, टाइप द वेरिएबल सैंपल नंबर x1, x2, x5 enter data in data view, step quality control chart, x bar r chart, then x bar r chart dialog box will appear, sample number with this 3 sigma control limit, control charts this, ठीक है। ये आ गया। तो सारे पॉइंट्स इसके क्या कंट्रोल लिमिट्स के अंदर है, Yes, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट उन्होंने दी है, ठीक है। ये भी सारे अंदर है। तो हो सकता है कि कभी कभी क्या है, बाहर वाली है तो तुम्हारे हैंड्स ऑल द पॉइंट्स आर अंडर कंट्रोल above mentioned control chart, so x bar and r chart, which is that means यहाँ पर लिखोगे that means the process is under statistical control। यस सर। यस ठीक है। हाँ इसी तरह से करना है। अगर आउट ऑफ कहीं कोई आउट ऑफ कंट्रोल आ जाएगा तो आपको लिखना है दैट प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल एट दिस सैंपल पॉइंट, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट द प्रोसेस विल बी स्टॉप्ड एंड द रूट कॉज विल बी checked to improve the process or to correct the variation।
ठीक है, इस टाइप से सर प्रैक्टिकल नंबर सर जो 6 सर है उसमें सर थोड़ा सा मतलब दिक्कत आ रही थी, कर रहे थे तो सर हो नहीं पाया था, तो सर थोड़ा अगर कौन आप सा कौन सा प्रैक्टिकल 6? 6 सर मैं सेंड कर रहा हूँ सर व्हाट्सएप पे। जल्दी भेजो तुरंत, एकदम 1 मिनट के अंदर। सर अच्छा, हाँ बेटा। सर बस सर पी वैल्यू से डायग्राम से सर समझा देते हैं मतलब थोड़ा किसमें? डायग्राम से जो पी वैल्यू अफसर बता रहे थे कि लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस मिनिमम लेवल ऑफ, तो उसको थोड़ा डायग्राम से समझा दीजिए। देखो, जैसे अगर हम जेड टेस्ट की बात करें तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो अगर आपका कैलकुलेटेड जेड जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो आपका 1.96 आ गया, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पी वैल्यू होगी वो कितनी लिखी होगी? 0. अगर टू टेल्ड लिखा होगा तो यहाँ पर पी वैल्यू होगी 0.05। अगर वन टेल्ड होगा, ऊपर वन टेल्ड लिखा है तो वैल्यू लिखी होगी 0.025। ठीक। सर अगर वन टेल होगी तो 0.025। हाँ, ऊपर लिखा होगा, मतलब अगर टेबल में ऊपर लिखा है कि ये वन टेल की पी वैल्यू वन टेल्ड की है, तो वन टेल्ड की है तो ये लिखा होगा, और टू टेल्ड की है तो ये लिखा होगा, क्योंकि अब टू टेल्ड की है तो वो दोनों साइड का कंपेयर करके वैल्यू दोनों इसकी और इसकी दोनों की टोटल करके बताएगा, क्योंकि 1.96 के बाद में कितना पोर्शन है ये 0.025 है, और इसके अपोजिट यहाँ पर कितना पोर्शन है 0.025। सर तो इन जब टू टेल्ड में तो सर अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा, तो सर 0.2 मतलब 0.025 सर होना चाहिए। हाँ, तो 0.025 ये हो गया, 0.025 हो गया, दोनों को ऐड करके वो बता रहा है पी वैल्यू। अच्छा ओके सर। वो ऐड करके बता रहा है ना, यस सर। क्योंकि वो कह रहा है कि आपका 5% ये है, 5% ये और 2.5% ये है, 2.5% ये। अगर आपकी z आता है कितना, मान लीजिए आ गया आपका z इक्वल्स टू 1, तो आपकी पी वैल्यू कितनी आएगी बताओ मुझे? पी वैल्यू आएगी 0.1, बोलो। अरे 68 पॉइंट कितना, 64। तो सर 1.645 होती है, 1.645। हाँ, नहीं, हाँ 1 पॉइंट नहीं वो मैं सर गलत बता रहा हूँ सर। 30 मतलब 0.5 में से माइनस करो तो 0.34 कितनी आएगी? अप्रोक्सीमेट हाँ तो 0.16 आ जाएगी। 1.6 के अनुसार। ठीक है, तो आपका कितने आ जाएगा 1, तो पी वैल्यू आएगी 0.16। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 0.16 आई है, तो इस रेंज की वैल्यू कितनी हो गई? 0.16% हो गई। ठीक है, तो अगर आप अल्फा जैसे आप बढ़ाते हैं तो क्या होता है? क्रिटिकल रीजन बढ़ता है। यस सर। अल्फा बढ़ाएंगे तो क्रिटिकल रीजन बढ़ेगा ना, रिजेक्शन रीजन बढ़ेगा ना। यस सर। तो वो कह रहे हैं कि ये दिस इज द मिनिमम वैल्यू टू रिजेक्ट दिस नल हाइपोथेसिस। जेड कैलकुलेटेड 1 आया है, और आप इस जेड पर अपनी नल हाइपोथेसिस को तब रिजेक्ट कर सकते हैं जब आप पी वैल्यू को 16% तक इंक्रीज करें। इसीलिए हम कहते हैं कि पी वैल्यू इज द मिनिमम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट विच यू कैन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। इसको आप टेस्ट करें। ठीक है, यस सर। यस सर। या आप ये भी लिख आपकी सकते हैं। आवाज़ स्टक हो। हेलो, हाँ सर अब आ रही सर, वो बीच में सर आवाज़ स्टक हो गई थी, समझ में नहीं आया। मतलब यहाँ पर अगर आपका z इक्वल्स टू 1 है तो ये वैल्यू कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.16। अगर वन टेल टेस्ट है तो हम कहेंगे यहाँ पर 0.16 लिखा हुआ आ जाएगा स्पेसेस के रिजल्ट में। अगर टू टेल टेस्ट है तो इसका दुगना आ जाएगा, ये प्लस ये, यानी कि 0.32 आ जाएगा। तो इसका मीनिंग ये है कि आपका जो रिजेक्शन मतलब जो आपका z है कैलकुलेटेड z, उसके बाद का जो पोर्शन है वो कितना है?
16% है एक साइड में, ठीक है। यस सर। This is why the p-value is the minimum level of significance at which you can reject the null hypothesis. या कैलकुलेट z के कैलकुलेटेड मतलब जो कैलकुलेटेड वैल्यू है स्टैटिस्टिक्स के उसका आउट उससे वी कैन से probability that the calculate the z will be the greater than calculated z, उस चीज की प्रोबेबिलिटी है। यानी कि हम इस तरह से भी लिख सकते हैं p वैल्यू क्या है, p value that z is greater than calculated z, ठीक है। यस सर। अगर टू टेल्ड है तो वो टू टेल दोनों तरफ का ऐड कर लेगा, वन टेल्ड तो एक साइड का ऐड कर लेगा। अगर काई स्क्वायर है मान लीजिए, और यहाँ पर आपका काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई मान लीजिए 10, ठीक। यस सर। ये पोर्शन कितना है, मान लीजिए 5% है, ठीक है। तो p वैल्यू आपकी कितनी होगी, जब आपका काई स्क्वायर 10 होगा तो p वैल्यू कितनी आएगी 0.05। लेकिन अगर आपका काई स्क्वायर आपका 3 आ गया या मतलब 8 आ गया तो आपकी ये वैल्यू कितनी, ये p वैल्यू कितनी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही मतलब आपका काई स्क्वायर कम होगा p वैल्यू आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि इसके बाद के पोर्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। यस सर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। नहीं सर, ये सब तो समझ में आया। तो आपने सर अभी ये बताया था, एक लाइन बोली थी कि अगर हम लोग अल्फा की वैल्यू मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू इतना इंक्रीज कर दें तो हम लोग एच नॉट को रिजेक्ट कर सकते हैं। मतलब रिजेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये थोड़ा लाइन एक बार जरा फिर से सर थोड़ा अरे भाई तुम डायग्राम से सर। डायग्राम से नहीं, यहाँ से देखो तो जैसे सिग्निफिकेंट 0.490 है, यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को 49% करने के मतलब इतना इंक्रीज कर सकते हैं लेवल ऑफ, तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं, यस। ठीक है। चलिए देन तो एसपीएसएस आपका मेरे हिसाब से सारा हो चुका है, कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट फाइल उस दिन ले आइएगा, उसी दिन सबमिट कर दीजिएगा और ठीक से बना के लाइएगा जो मार्क्स दे सकें। और थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, एसक्यूसी के थ्योरी के क्वेश्चंस भी आप कर चुके हैं, काफ़ी कर चुके हैं, ठीक है। तो वो थ्योरी वाले पे सब सैम्पलिंग प्लान के, कंट्रोल चार्ट्स के, इन सब के क्वेश्चन प्रिपेयर करके आइएगा, ठीक है। सर वो 6 सर भेजा है, सर समझा दीजिए। सर नॉन पैरामीट्रिक में सर मतलब बता रहे थे ना सर आप कि नॉन पैरामीट्रिक भी आएगा। 6 कौन सा है तो मैं दोगे? सर ऊपर, सर ऊपर है। ये है थोड़ा सर और ऊपर। ये तो ऑब्जर्वेशंस का है, ये नॉन पैरामीट्रिक का है। नहीं सर, ये तो सर मैंने किया ही, ये 5th है, इसके नीचे ही वाला होगा। अभी ऊपर कैसे ये सर ये तो नहीं है सर। सर उसमें नंबर ऑफ, अरे सर उसमें पी चार्ट्स के बारे में सर नंबर ऑफ डिफेक्ट है सर। नहीं सर, पी चार्ट के बारे में सर था, देख लीजिए सर, यहाँ से सर शो नहीं हो रहा। यही क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहे हैं तुम्हारे, तुमने जो भेजे हैं। आज तुम करके देखिएगा, कुछ नहीं समझ में आया तो मेल कर दीजिएगा मुझे, ठीक है। ओके सर। नॉन पैरामीट्रिक सर अभी नहीं दिए हैं सर ने। नहीं दिए, चलो कोई बात नहीं, नॉन पैरामीट्रिक छोड़ो, इतना ही करो।
ठीक है। ओके थैंक यू सर। इतना ही ना सर बस। हाँ इतना कर। 4 ये सर, 4 ये, 4 8 8 हाँ। प्रैक्टिकल से निकलवा लेंगे हाँ। सर। ठीक है, थैंक यू सर।